यहीं एक एक करके पॉइंट्स लिखते और पहला पॉइंट लिख लेते, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है आफ्टर पॉलिनेशन। कहीं ये सेंटेंस पहले भी लिखा हुआ है मुझे लगता है ना, आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद ये कहाँ पे जाके रुकेगा, कहाँ पे, दैट इज़ स्टिग्मा पे रुकेगा। और as well as pollen grain is either rejected or क्या accepted और या वो एक्सेप्ट होगा। इट डिपेंड्स ऑन स्टिग्मा, एक्सेप्टेड ऑन स्टिग्मा। बोलिए कहाँ पे ये होगा, स्टिग्मा पे ही वो एक्सेप्ट भी होगा और स्टिग्मा पर ही वो रिजेक्ट भी होगा। ओके ना, इट इज़ रिजेक्टेड और यह है। तो सवाल ये होता है कौन रिजेक्ट होगा और कौन एक्सेप्ट होगा, राइट ना। और तो आप दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट लिखे, pollen grain of its own species, pollen grain of its own species is accepted, pollen grain of its own species is accepted and that of other species, pollen grain of its own species is accepted and that of other species is rejected, और दूसरी स्पीशीज़ का रिजेक्टेड होगा, राइट ना। एंड दैट ऑफ अदर स्पीशीज़ इज़ रिजेक्टेड, और दूसरी स्पीशीज़ का जो पॉलन ग्रेन होगा वो कैसा होगा, रिजेक्टेड होगा, राइट ना। तो ये रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड ये डिपेंड करता है, तो ये रिजेक्ट होगा। तीसरा पॉइंट एक और लिख लेते हैं, pollen grain of its own species is, pollen grain of its own species is interacting with the stigma, interacting with स्टिग्मा और आप लिखे इंटरैक्टिंग विद स्टिग्मा बाय मेनी राउंड्स ऑफ केमिकल डायलॉग्स, बाय मेनी राउंड्स ऑफ केमिकल डायलॉग्स। डायलॉग्स क्यों कहा मैंने, इंटरैक्शन को, वो डायलॉग्स का मतलब इनके बीच कुछ बातचीत होती होगी, राइट ना, कुछ उनके बीच। अब सवाल है कि बातचीत ही होती है, कभी इशारों में ही काम चल जाता है, कभी बातचीत करनी पड़ती है, राइट ना। तो कैसे करते होंगे ये, तो डायलॉग्स। अब मैं सवाल पूछूंगा कि पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के जो डायलॉग्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स हैं, कुछ गुनगुना के सुनाते होंगे, ऐसा नहीं है। इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स के फॉर्म में नहीं, तो कैसे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, केमिकल, मेनी राउंड्स ऑफ केमिकल डायलॉग्स थ्रू कौन सा केमिकल, थ्रू कंपैटिबल प्रोटीन, थ्रू कंपैटिबल प्रोटीन। इसीलिए मैंने कहा था कि पॉलन ग्रेन में कंपैटिबल प्रोटीन होनी चाहिए। किसने बनाया था, टेपिटम, यूविस बॉडीज़ ने बताया था। ज़्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जनरल स्पीकिंग हो तो कह देंगे टेपिटम। तो अगर किसी का टेपिटम मैं यंग स्टेज में डिस्ट्रॉय कर दूं तो पॉलन ग्रेन ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं, क्यों, उसके पास कंपैटिबल प्रोटीन नहीं हो गया, वो जाके स्टिग्मा पे पॉलिनेशन के बाद भी पहचाना नहीं जा सकता, राइट ना।
तो किसकी मदद से? कंपैटिबल प्रोटीन। कंपैटिबल प्रोटीन। एक रिमार्क लिखते यहाँ, तब चौथा पॉइंट लिखें। एक रिमार्क लिख लेते और फिर चौथा पॉइंट लिखते हैं। एक बात यह है, समटाइम्स pollen grains of its own species, pollen grains of its own species, sometimes pollen grains of its own species, अपनी ही स्पीशीज़ के pollen grains are lacking compatible protein। कभी कभी अपनी ही स्पीशीज़ के pollen grain में compatible प्रोटीन नहीं होती। आर लैकिंग, बोलिए, आर लैकिंग compatible प्रोटीन। compatible प्रोटीन। सो नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन। और आप लिखिए कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या कहते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो कभी कभी अपनी ही स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन रिकॉग्नाइज नहीं होता। क्या ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के ऐसा किया हो? बोलवे, कभी कभी जानबूझ के प्लांट ऐसा कर देता है कि अपना पॉलन ग्रेन रिकॉग्नाइज ना हो पावे। तो फिर जानबूझ के भी करते हैं प्लांट, बल्कि नेचर में यही चलता है, राइट ना। कभी कभी आप अपने फ्रेंड्स का जो है चाबी अपने पास रख लेते हैं स्कूटी के और सोचते हैं थोड़ा देर परेशान हो के टहल ले तो मज़ा आता। नहीं, मज़ा आता है, आप समझ रहे हैं ना। कॉपी इधर उधर लोग कर देते हैं तो थोड़ी देर इसमें भी इंजॉय कर लेते हैं। तो मुझे लगता है नेचर को ये बात ज़्यादा पसंद है, राइट ना। ये सवाल मैं पूछूंगा कि इसको कहते हैं, अगर अपना पॉलन ग्रेन बेकार हो जाए तो फिर कहीं से क्रॉस पॉलिनेशन कराना होगा, दैट इज़ कॉल्ड आउट ब्रीडिंग। और अगर अपने ही पॉलन ग्रेन से हो जाए तो इन ब्रीडिंग कहते हैं। तो नेचर किसको फेवर करता है? आउट ब्रीडिंग को। नेचर किसको फेवर करता है? आउट ब्रीडिंग को फेवर करता है, राइट ना। तो नेचर हमेशा। तो एक बात बताइए, 2018-19 में ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? तो एब्सेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, एब्सेंस ऑफ कैलोज, एब्सेंस ऑफ पॉलन ट्यूब या एब्सेंस ऑफ कंपैटिबल प्रोटीन। तो कंपैटिबल प्रोटीन का एब्सेंट होना क्या है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। और चौथा पॉइंट अब लिखते आप, इतना तो आपने लिख लिया। चलिए, पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट हो गया। हाँ, नहीं, कंपैटिबल प्रोटीन ही हम कहते हैं। एक्चुअली अलग अलग स्पीशीज़ की अलग अलग हैं, तो हमने उसको नाम नहीं रखा, दैट इज़ ए स्पीशीज़ स्पेसिफिक। अगर हम नाम रखने लगेंगे तो हर स्पीशीज़ के लिए मुझे अलग अलग रखना पड़ेगा, राइट ना। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमने उसको कंपैटिबल प्रोटीन कह दिया। हाँ, ये ज़रूर कह दिया वीट की अलग होगी, पी प्लांट की अलग होगी और सबकी अलग अलग होगी, राइट ना। तो दिस इज़ कंपैटिबल प्रोटीन। और चौथा पॉइंट लिखे। चलिए, मान लीजिए पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट हो गया। पहला सवाल, पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद कहाँ आता है? स्टिग्मा पे आता है। दूसरा सवाल, पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ये कहाँ पे होगा? स्टिग्मा पे होगा। पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल डायलॉग्स ऑफ कंपैटिबल प्रोटीन। दूसरी स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता। हाँ, अपनी स्पीशीज़ का भी कभी कभी एक्सेप्ट नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, राइट ना। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। और अब चौथा पॉइंट, ये मान लो पॉलन ग्रेन अपनी ही स्पीशीज़ का था, एक्सेप्ट हो गया, राइट ना, एक्सेप्ट हो गया। तो सवाल है कि एक पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट होगा कि कई एक्सेप्ट होंगे? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी एक इशू है। दूसरा सवाल ये है कि ये पॉलन ग्रेन क्या
ये स्टिग्मा को पेनिट्रेट करके जाएगा नहीं। अब इसके बाद ये बियॉन्ड स्टिग्मा इंटर नहीं कर सकता है फीमेल सेक्स ऑर्गन में, तो इसका मतलब इसको यहीं जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाना पड़ेगा और पॉलन ट्यूब विल इंटर इनटू द और इनसाइड और वो अंदर तक जाएगा। तो आप लिख लेते हैं कि द एक्सेप्टेड पॉलन ग्रेन कैन नॉट एंटर बियॉन्ड द स्टिग्मा, और कैन नॉट एंटर बियॉन्ड द स्टिग्मा, और स्टिग्मा के अंदर तक अब इसके बाद नहीं जा सकते, राइट ना। तो दैट इज जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म द पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब बनाएंगे टू फॉर्म द पॉलन ट्यूब विच इंटर्स इनटू द फीमेल सेक्स ऑर्गन, और अब ये इंटर करेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन में। कोई डाउट? ये इंटर करेगा किसमें? फीमेल सेक्स ऑर्गन में। तो ये पॉलन ट्यूब इंटर करेगा, क्लियर है ना। और कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ये हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन पढ़ने के बाद बताएंगे, राइट ना, कि भाई यहाँ क्या है स्ट्रक्चर, कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, और इसके बाद ये इंटर कर जाएगा। 2 क्वेश्चन मेरे हैं, एक पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट होगा कि मेनी, एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि मान लो कई एक्सेप्ट हो जाएं तो कितने पॉलन ट्यूब इंटर करेंगे, पॉलन ट्यूब कितने इंटर करेंगे, और इंटर कहाँ करना है। पॉलन ट्यूब को इंटर करना है ओव्यूल के अंदर। क्या है? ओव्यूल के अंदर। दिस इज कॉल्ड ओवरी, दिस इज स्टाइल, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर इंटर करना है। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, आप लिख लेते हैं, one or many pollen grains can be accepted, एक या एक से ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स एक्सेप्ट हो सकते हैं, and one or many pollen tubes can enter into female sex organ. One or many pollen tubes can enter into female sex organ. One or many pollen tubes can enter into the female sex organ के अंदर enter कर सकते हैं, but अब तक जितना मैंने लिखा है वो बताइए मुझे, या अब तक जितना मैंने लिखा है, मैंने कहा एक पॉलन ग्रेन, 2 पॉलन ग्रेन, कई पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट हो सकते हैं, राइट ना, और वो सारे पॉलन ट्यूब बना सकते हैं। इस तरह से ये कई पॉलन ट्यूब एंटर कर गई किसमें, फीमेल सेक्स ऑर्गन, बट ओनली वन एंटर्स इनटू द ओव्यूल, ये बात इम्पॉर्टेंट है। कई पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, कई पॉलन ट्यूब हो सकती हैं, लेकिन ओव्यूल के अंदर, तो आप लिखे बट ओनली वन एंटर्स इनटू द ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर सिर्फ एक इंटर करेगा, ओके है। तो ओव्यूल के अंदर एक इंटर करेगा, और इस तरह से तो फाइनली ओव्यूल के अंदर जाना है। ओव्यूल के अंदर भी कहाँ जाना है, एम्ब्रियो सैक में जाना है, राइट ना। आप इतने सारे पॉइंट्स कर लिया। ज़रा एक बार पॉलन ग्रेन के समरी बनाते, और ये नोट्स तो आप लिख ही ले रहे हैं, इनकी आपको ज़रूरत तो है नहीं, यहीं पे मैं बात करना चाह रहा था, सुनिए। और ये आपने जहाँ से शुरू किया था वहाँ से मुझे बताइएगा। और ये कहा था कि एंथर है, याद है, ये कहा था कि एंथर है, और इसके अंदर ये है, दैट इज़ पॉलन मदर सेल। इसने मियोसिस किया तो ये बनाया माइक्रोस्पोर,
फिर माइक्रोस्पोर ने 2 सेल का पॉलन ग्रेन बनाया। ओके, 2 सेल का पॉलन ग्रेन बनाया। फिर ये वहाँ से बाहर निकला। अभी तक जितना कार्यक्रम हो रहा था सब एंथर के अंदर। फिर ये पॉलन ग्रेन आया और स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा पे आने के बाद इसने पॉलन ट्यूब बनाया। पॉलन ट्यूब के साथ साथ 2 मेल गैमीट्स भी बनाए, राइट ना, मेल गैमीट्स बनाए। एक सवाल मेरा है, जितना भी कार्यक्रम पॉलन ग्रेन या मेल गैमीटोफाइट ने किया है, इनमें से कोई कार्यक्रम हवा में तो नहीं किया है। जो भी किया है या तो जो है एंथर के अंदर किया है या जाके स्टिग्मा पे किया। स्टिग्मा क्या है, डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट है। ये बताइए एंथर कैसा है, डिप्लॉयड क्या है, स्पोरोफाइट है। मैं ये कह दूं कि गैमीटोफाइट कभी भी स्पोरोफाइट को छोड़ के कोई काम नहीं कर पाया। ये कहीं आप लिख चुके हैं, द गैमीटोफाइट इज नेवर फ्री लिविंग एंड ऑलवेज डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। ये सेंटेंस आप लिख चुके हैं, वही मैं यहाँ आपको क्लियर कर रहा था। दूसरी एक बात और है, एक बात बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक की इवेंट्स कहाँ हुई हैं? एंथर के अंदर। फिर उसके बाद ये निकल के आया है और फिर यहाँ पे क्या, और 2 वर्ड्स आप ज़रा याद कर लेते हैं। एक शब्द है इन सीटू और एक शब्द है एक्स सीटू। एक है इन सीटू और एक क्या, एक्स सीटू। 2 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स यहीं लिखाने ज़रूरी थे, इसीलिए मैंने आपसे कहा था एक है एक्स सीटू, एक है इन सीटू। और ये वर्ड्स आगे चल के बहुत काम आएंगे, राइट ना, बहुत काम आएंगे। तो आप लिख लेते हैं। एक्स सीटू का मतलब, सॉरी पहले इन सीटू का लिखिएगा। इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट। एक्स इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट, ऑन साइट। और एक्स सीटू का मतलब होता है ऑफ साइट। पहले आप दोनों को मतलब समझ लेते हैं, तब आपको लिखना नहीं है कुछ, खाली समझना ही समझना है। आप मुझे बताइए इन सीटू का मतलब ऑन साइट, ऑन साइट, राइट ना। जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं और आपसे कहूं कि यहीं लिख के जाइए, राइट ना, तो दैट इज़ इन सीटू। लेकिन आप तो बैग पैक कर लेते हैं, घर पे करेंगे, राइट ना, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्स सीटू। तो एक्स सीटू और क्या है, इन सीटू, यानी अपनी ओरिजिनल जगह पे करना, दैट इज़ कॉल्ड एज इन सीटू। और अगर आप उस ओरिजिनल जगह के बाहर कोई कार्यक्रम कराते हैं तो दैट इज़ एक्स सीटू, एक्स सीटू, राइट ना। तो और इस तरह से जैसे हमने क्या किया, आप जानते हैं कंगारू ऑस्ट्रेलिया का एनिमल है, ऑस्ट्रेलिया का एनिमल है, लेकिन हमें लगा वहाँ कुछ खतरे में है तो हमने लखनऊ ज़ू में ला के रख दिया। एक्स सीटू क्या कहा जाएगा, एक्स सीटू कहा जाएगा, राइट ना। और अगर आप ये कह दें कि भाई जो है उसको वहीं पे जो है हम वहीं सुरक्षित कंजर्वेशन करते तो देन इन सीटू। तो कोई कार्यक्रम अपनी ओरिजिनल जगह पे हो, आजकल किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो पहले पूछते हैं ले जाएंगे कि यहीं खाएंगे। इसका मतलब वो भी पूछ रहे हैं क्या, ऑन साइट ऑफ साइट, एक्स सीटू इन सीटू। ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है, राइट ना। और ये था, चलिए तो आप यहाँ पे, और ये था, तो दोनों वर्ड्स आप समझ गए। और ये इसमें लिखाना कुछ नहीं था, मुझे दोनों बताना था। हाँ, एप्लीकेशन आपने एक सीटू लिख लिया, इन सीटू। तीसरी लाइन यहीं पे लिखिएगा, तीसरी लाइन लिखिएगा कि द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन up to 2-celled stage inside, up to 2-celled stage inside, up to 2-celled stage inside anther is called in situ, anther is called in situ। मैंने कहा the development of pollen grain up to 2-celled, यानी 2 सेल तक is inside anther, एंथर के अंदर था, कॉल्ड इन सीटू,
क्या कहा जाएगा, इन सीटू, इन सीटू कहा जाएगा। और उसके बाद फिर अगली लाइन कॉल्ड इन सीटू, अगली लाइन तो आप कहोगे कि द डेवलपमेंट ऑफ pollen grain on stigma, development of pollen grain on stigma up to 3-celled stage, up to 3-celled stage, बोलिए, up to 3-celled stage is called ex situ, is called ex situ, बोलिए, 3-celled stage तक क्या कहते हैं, ex situ। और तो ये आप है ना, लेकिन एक बात है, मैंने ये नहीं कहा कि लिविंग सिस्टम के बाहर कुछ हुआ, मैंने कहा उसकी जो ओरिजिनल जगह थी एंथर था, राइट ना, वहाँ 2 सेल का बना इन सीटू, निकल के आए कहाँ पे, और स्टिग्मा पे, स्टिग्मा इनकी ओरिजिनल जगह तो है नहीं, तो देन इट इज़ कॉल्ड और एक्स सीटू कहते हैं। और इस तरह से कभी कभी आप लोगों के साथ सुबह हो जाता होगा, जब आप स्कूल जा रहे होते हैं तो घर में बना हुआ पराठा पूरा मुंह में ठूस लिया और खाते हुए बाहर चले गए, राइट ना, तो पानी तो खैर वो तो रूटीन काम है, वो कहीं भी पी सकते हैं, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग पराठा मुंह में डाल लेते हैं और फिर पूरे रिक्शे भर खाते हुए चले जाते हैं। तो अब मुझे समझ में आ गया कि इनटेक तो मैंने इन सीटू किया था, लेकिन चबाने का काम एक सीटू किया था, राइट ना, तो ये बात थी। और इस तरह के तो ये बात थी। अब ज़रा एक बार फिर से मुझे बताइएगा, फिर से बताइएगा, इसी स्टेज के बारे में कह रहे थे, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ मियोसिस हुई, बोलिए, यहाँ मियोसिस हुई, उसके बाद फिर क्या हुआ, माइटोसिस हुई, माइटोसिस के बाद एक बार और माइटोसिस हुई, कुल कितनी सेल्स हो गई, 3 सेल, एंड रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। अब ये कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया एंड रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो इवेंट्स थी वो ये कहती हैं कि भाई मियोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये पूछ रहा था मेल गैमीटोफाइट जो बना वो कितने सेल का है, आप कहोगे 3 सेल का, 3 सेल्ड है। हाँ, पॉलन ग्रेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेल गैमीटोफाइट, राइट ना। तो आप एक रिमार्क करके लिखिएगा, रिमार्क करके लिखिएगा कि द मेल गैमीटोफाइट इज़ 3-celled in angiosperms, the male gametophyte is 3-celled in angiosperms, और 3-celled in angiosperms, और एंजियोस्पर्म्स में कितने सेल का है, 3 सेल का है, 3-celled in एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स है। और लिखे वेयर और डैश लगा के 5 या 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही सारे लिख लिए जाए, राइट ना, एक एक करके। और पहला तो ये इम्पॉर्टेंट है, देयर आर 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स वेयर, डैश लगाइए, 1 2 3 करके लिखे। पहले मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया, फिर बता रहा हूँ कि इस दौरान क्या क्या हुआ, राइट ना। पहला पॉइंट क्या लिखा, देयर आर 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स, देयर आर 2 सक्सेसिव, 2 बार लगातार क्या किया है, माइटोसिस, 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स और बिटवीन मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, बिटवीन मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, बिटवीन मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। भाई पूछा जाएगा ना कि मियोसिस के बाद फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होने में कुल कितने माइटोटिक डिविजन्स किए हैं, तो 2 लगातार किया है। आप दूसरा पॉइंट लिखे, किया तो लगातार है, लेकिन किया तो लगातार है, लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट है, एक पॉलिनेशन से पहले एंथर के अंदर और एक पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा पे। यहाँ भी आप चाहें तो एक C2 इन सीटू वर्ड यूज़ कर सकते हैं, राइट ना। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा 1 माइटोटिक डिवीज़न, 1 माइटोटिक डिवीज़न, 1 माइटोटिक डिवीज़न inside anther, inside anther, inside anther before pollination,
before pollination, and one mitotic division on stigma after pollination. किसी दिन एग्जामिनर आपसे इन दोनों इवेंट्स को, इस पूरी इवेंट को पूछ बैठेगा, प्री फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बताइए, तो आप कहोगे 2 माइटोटिक डिवीज़न होना था, एक फर्टिलाइजेशन, एक प्री पॉलिनेशन और एक पोस्ट पॉलिनेशन हो गया, राइट ना। लेकिन दोनों फर्टिलाइजेशन से पहले। और यह है, एक और बात लिखे, इन सम प्लांट्स the second mitotic division in some plants, the second mitotic division inside anther before pollination, inside anther before pollination, that is, the pollen grain is released at 3 celled stage. बोलिए 3 celled stage पे। इसका मतलब कुछ ऐसे हैं जिनमें माइटोसिस पहले ही हो गई, तो कितने सेल का निकले? 3 celled स्टेज में, राइट ना। अब तीसरा पॉइंट ये है, क्या अब मैं ये कह दूं कि कुछ में 2 सेल का बन के और कुछ में 3 सेल का बन के, राइट ना, कुछ में। तो ये एक डाटा है, वो तीसरा पॉइंट आप लिख रहे हैं। इन 60% angiosperms, the pollen grain is released at 2 celled stage. In 60% angiosperms, the pollen grain is released at 2 celled stage. pollen grain कितने सेल का बन के निकला? 2 सेल का। And in 40% at 3 celled stage, और 40% में। एक सवाल मेरा है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं, एक ऑप्शन पूछूं, 2 सेल का कि 3 सेल का? 2 सेल का। और मुझे लगता है आज तक मैं यही कहता भी आया कि द पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड एट 2 सेल्ड स्टेज, क्योंकि ज़्यादातर में क्या होगा? 2 सेल्ड स्टेज। लेकिन एक बात है, ये 2 सेल का पॉलन ग्रेन है और ये 3 सेल का पॉलन ग्रेन है जिसमें पॉलन ट्यूब बाहर निकल आई है, जिसमें पॉलन ट्यूब क्या हो गई? बाहर। आप कहोगे एक बात है, इस वाले पॉलन ग्रेन के ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहने के चांस नहीं हैं 3 सेल्ड वाले का। क्यों? उसका स्पोरोपोलिनिन से ये कवर्ड है, हार्ड मटेरियल है, तो काफ़ी दिनों तक जो है सरवाइव कर सकता। लेकिन 3 सेल वाला तो मुश्किल है कि बहुत देर तक सरवाइव। तो आप लिख लेते हैं द 2 सेल्ड pollen grain can be viable. The 2-celled pollen grain can be viable for months मतलब महीनों तक, महीनों तक हो सकता है, राइट ना। और but 3-celled pollen grain is viable का मतलब alive रहना, is viable for 30 minutes only। कितनी देर के लिए? 30 मिनट के लिए। आप कहोगे 2-4 नाम बता देते, तो लिख लेते, ब्रैकेट में लिखे wheat, maize, rice। wheat, maize, rice में
पॉलन ग्रेन निकलने के बाद मुश्किल से 30 मिनट तक ज़िंदा रहता है, बोलिए, लेकिन बाकी में महीनों। तो वो 3 सेल वाले के कम देर ज़िंदा रहने के चांस हैं, क्यों? रीज़न बता देते हैं। और क्योंकि अब पॉलन ट्यूब इज़ ए सॉफ्ट टिश्यूज़ नॉट कवर्ड बाय स्पोरोपोलिन, और अगर ये बाहर निकल आया है तो ये तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, राइट ना। इसीलिए कह रहे थे कि ये और ये है। तो आपसे अभी लास्ट ईयर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया कि कोई प्लांट बताइए जिसके पॉलन ग्रेन्स 30 मिनट तक ही ज़िंदा रहते हों। तो वीट, मेज़, राइस, 3 नाम तो मैंने बता दिया, इसके अलावा चौथा नहीं पूछा जाएगा। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, और फिर हमसे उससे पहले साल पूछा गया कि ये बताइए कि द वायबिलिटी ऑफ 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन इज़, तो 30 मिनट्स राइट ना, और 3 सेल का निकल गए। लेकिन 3 सेल वाले, 2 सेल वाले के बारे में मैंने क्या कहा था, एक माइटोसिस यहाँ एंथर में इन सीटू और एक माइटोसिस स्टिग्मा पे इन सीटू। लेकिन 3 सेल वाले को आपको कहना होगा कि माइटोसिस दोनों एंथर के अंदर पॉलिनेशन से पहले और क्या, इन सीटू, राइट ना, इन सीटू, वो 2 वर्ड्स। हाँ, क्या क्या? दो अंदर होंगे। हाँ, नहीं, मैंने तो कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि मैं डिस्कशन कर रहा हूँ सारा 2 सेल वाले का, राइट ना। जब 3 सेल वाले की बात आएगी तब स्पेशली कहूँगा कि इसको करना 2 ही बार माइटोसिस है, एंथर के अंदर कर लिया, स्टिग्मा पे नहीं करना, राइट ना, स्टिग्मा पे नहीं करना। अब तो पॉलन ट्यूब बन चुकी है, 2 मेल गैमीट बन चुके हैं, इससे ज़्यादा का कोई काम ही नहीं, ओके ना। तो पॉलन ग्रेन कितने सेल का है? आप कह दीजिए 2 और 3 सेल, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछे 2 और 3 में से एक ऑप्शन, तो दैट इज़ 2, क्योंकि मेजॉरिटी 60% क्या है, 2 सेल। इसीलिए मैं बार बार जितनी बातें आपसे कर रहा हूँ सब किसकी कर रहा हूँ, 2 सेल्ड स्टेज के, राइट ना। तो चलिए एक हेडिंग डालते, और हेडिंग डालते फीमेल सेक्स ऑर्गन। और फीमेल सेक्स ऑर्गन आप कहोगे काफ़ी बातें तो हो चुकी हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर आप नाम बताएं तो देन आप इसे पिस्टिल कहते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज या इसको आप कार्पेल कहते हैं, या आप इसी को मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। बोलिए, इट इज़ कॉल्ड मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। और ये क्वेश्चन पिछले 10 सालों से हर अल्टरनेट ईयर में पूछा जा रहा। स्टेमेन को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। कार्पेल को क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोफिल। आप कहोगे ये मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा, रिप्रोडक्शन में भी पढ़ रहे हैं, राइट ना। कई बार जब बात आती है तो यही कहते हैं, और ये स्पोरोफिल और ये था। तो देन ये आपसे कहा जा रहा कि ये है, और इस तरह का ये इसका स्टिग्मा है। आप स्टिग्मा के बारे में ज़्यादा बात तो करोगे नहीं, आप कह ही चुके हो कि ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। एक बात, यहीं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा, यहीं पॉलन ग्रेन या तो रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। अगर एक्सेप्ट होगा तो यहीं जर्मिनेट करेगा। और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ, क्या कहा था कि दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ केमिकल डायलॉग्स, दैट इज़ कंपैटिबल प्रोटीन के थ्रू होता है। क्लियर ना। तो देन फीमेल सेक्स, और ये है, दिस इज़ कॉल्ड स्टाइल, और इसे स्टाइल कहते हैं। और स्टाइल के बारे में सिर्फ इतना ही लिख लेते हैं, इट इज़ ए पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब, और ये पॉलन ट्यूब का पैसेज है, इट इज़ ए पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब। और अभी लास्ट में पॉलन ट्यूब के बारे में मुझे 2 इन्फॉर्मेशन और लिखानी है, राइट ना। 2 बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें लिखानी है, लेकिन पहले हम बात कर लें। ये पॉलन ट्यूब है, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड ओवरी, और इसे आप ओवरी कहते हैं।
और यहाँ एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसे आप कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। और यही प्लेसेंटा और ओव्यूल बनाता है। दिस इज़ ओव्यूल बनाता है, ओव्यूल बनाता है। तो दिस इज़ द ओव्यूल। ओव्यूल मुझे लगता है कि मैं प्लेसेंटा के बारे में पहले लिखूं, राइट ना? पहले प्लेसेंटा के बारे में लिखूं, और प्लेसेंटा के बारे में यही लिख लेते हैं कि इट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच फॉर्म्स। प्लेसेंटा के बारे में लिखें, इट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक का मतलब डिवाइडिंग। इट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच फॉर्म्स ओव्यूल, और ओव्यूल को यही बनाता है, राइट ना? ओव्यूल को यही बनाता है, प्लेसेंटा ही बनाता है, और प्लेसेंटा बनाता है। और ये अगली लाइन से लिखते हैं, प्लेसेंटा का काम इतना ही हो, राइट ना? और यही है जो ओव्यूल बनाता। अगली लाइन से लिखे कि ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अगली लाइन से लिखते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary matures into fruit, ovary matures into fruit and ovule matures into and seed. Ovary matures into और fruit and ovule matures into seed. ओव्यूल किस में? सीड। और ओवरी किस में? सीड। और फ्रूट में। दैट इज डैश लगा के 1 और 2 करके 2 पॉइंट्स लिखने हैं, और 2 पॉइंट्स लिखने हैं। ये पॉइंट्स दोनों क्लास 11 के चैप्टर में भी लिखे हुए थे और 12 में भी लिखे हुए हैं, तो वो एक बार हम कलेक्ट कर लें। और ये है, तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं तो आप कहोगे फ्रूट नॉर्मली इनक्लोजेस द सीड। अगर मैं किसी भी फ्रूट की बात करूं तो उसके अंदर क्या होगा? सीड तो होगा ही होगा। तो आप लिखें कि नॉर्मली ए फ्रूट इनक्लोजेस द सीड। नॉर्मली ए फ्रूट इनक्लोजेस सीड। अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मली, तो आप कहोगे अगर ओवरी ने फ्रूट बनाया है तो अंदर सीड तो होगा ही होगा। आप चाहे मटर की फली देख लीजिए, उसमें भी सीड है। आप अमरूद देख लीजिए, उसमें भी सीड है, राइट ना? आप इमली का फल देख लीजिए, उसमें भी सीड है। और पपाया का फल देख लीजिए, उसके अंदर भी सीड है। तरबूज के अंदर भी सीड है, राइट ना? और क्या कहते हैं, खरबूजा आता, उसमें भी सीड है। कल एक साहब फेसबुक पे लिखे हुए थे कि अगर जैसे खरबूजे में सारा बीज सेंटर में इकट्ठा होता है, अगर ऊपर वाले ने तरबूजा भी ऐसे ही बनाया होता तो खाने में इतनी दिक्कत ना होती, है या नहीं? तो खाने में इतनी दिक्कत ना होती, लेकिन अब ऊपर वाले की मर्ज़ी है, उसके डिज़ाइन पे हम कमेंट नहीं कर सकते। उसने जो सोचा वो बनाया, राइट ना? और ये है, तो आप इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि दूसरा पॉइंट आप लिखे, if ovule is present in a seed। क्या कोई डाउट है क्या ओव्यूल होने ना होने पे? हैं? कोई डाउट है? चलो डाउट होगा तो वो तीसरा पॉइंट लिख लेंगे। पहले आप मुझे बताइए, if ovule is present in seed is present या ovule is present inside fruit। अरे ovule is present inside seed लिखने का क्या मतलब? राइट ना? If ovule or seed is present inside fruit, then placenta is always present. Placenta तो होगा ही होगा। That is seed and placenta both are together. Seed and placenta both are together। और दोनों,
और ये क्या है कि सीड और प्लस। तीसरा पॉइंट लिखे, समटाइम्स सीडलेस फ्रूट्स आर डेवलप्ड, sometimes seedless fruits are developed called parthenocarpy और parthenocarpy called parthenocarpy। क्या कहते हैं उसे? पार्थ यानी सीड और पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी की वजह से। और यह आप ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा, इट हैज़ नो रिलेशन विथ पार्थिनोजेनेसिस। ऐसा ना हो कि शब्द दोनों सुन के कहते हाँ वही है। इट हैज़ नो रिलेशन विथ पार्थिनोजेनेसिस, इसका पार्थिनोजेनेसिस से कोई संबंध नहीं। हमने लिखा है कुछ इंसेक्ट्स में पाया जाता है, कुछ बर्ड्स में। पार्थिनोजेनेसिस क्या है? किसी भी फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन फेल हो जाने के बाद हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाना, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। पार्थिनोकार्पी इज अनदर थिंग, पार्थिनोजेनेसिस इज अनदर थिंग। ओके ना? ब्रैकेट क्लोज करते आप लिखिए और मुझे फिर से बताइए कि आप कह रहे हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, कोई एग्जाम्पल बताइए। और तो आप लिखे फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल और डैश करके, हाँ डैश करके 2 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। आप नंबर ना डालिएगा, 2 अलग अलग लिखे। ग्रेप्स एंड बनाना आर नेचुरली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ग्रेप्स एंड बनाना आर नेचुरली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ग्रेप्स एंड बनाना आर नेचुरली, बोलिए, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। और दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं और दूसरी लाइन लिखिएगा और लिखिएगा रिसेंटली। रिसेंटली, आजकल टमाटर में बीज नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हैं लो भैया, वो नहीं वो दुकान बताओ। हम बहुत दुखी वाटरमेलन के उससे, बीज से हैं, बहुत लोग दुखे हैं। चलो ट्राई करते हैं बनाने का, ट्राई करते हैं। अभी थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली कोशिश करेंगे, राइट ना? अभी थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं, राइट ना? हाँ सही कह रहे हो आप, हम नाराज़ नहीं हो रहे हैं, नाराज़ नहीं हो रहे, सही कह रहे हो आप। पहले थ्योरेटिकली तो मैंने कहा बात कर लेना, जैसे उन्होंने कहा चलिए, तो मैंने सोचा पहले थ्योरेटिकली बात कर लें, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तब तो बात करें, राइट ना? अभी सेकंड वाली पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड वाला पॉइंट मैंने क्या लिखाया था? अगर किसी फ्रूट में सीड है तो प्लेसेंटा होगा, सीड नहीं है तो प्लेसेंटा नहीं होगा। और तरबूज में खाते क्या है लाल लाल प्लेसेंटा। पार्थिनोकार्पिक अगर तरबूज बनाओगे तो खोखला खोखला होगा, फिर खाओगे क्या? फिर खाओगे क्या, बोलिए? तो क्वेश्चन तो यही है मेरा कि भाई हमने सोच लिया बनाएंगे, लेकिन हम बना के करेंगे क्या? अगर मैंने सीडलेस तरबूज बनाया वाटरमेलन तो प्लेसेंटा भी नहीं होगा, फिर जब खाएंगे क्या? इसका मतलब यूजलेस है, नहीं नहीं, तो यूजलेस है पार्थिनोकार्प, राइट ना? तीसरा पॉइंट लिखिएगा, नहीं रिसेंटली पार्थिनोकार्पिक टोमेटोज। आजकल टमाटर घर में काट के देखिए जो नए आ रहे हैं, बीज नहीं है उसमें, राइट ना? रिसेंटली पार्थिनोकार्पिक टोमेटोज आर डेवलप्ड, tomatoes are developed by artificial methods, by artificial methods। कैसे बोलिए? by artificial methods, artificial methods के ज़रिए हमने बना रखा है, राइट ना? अब आप चौथा पॉइंट लिखिए, 3 लिख चुके थे, 1 2 3।
अब आगे लिखे पार्थिनोकार्पी इज यूजलेस, पार्थिनोकार्पी इज यूजलेस, यूजलेस इसका मतलब अगर करा देंगे तो सब बर्बादी हो जाएगा। पार्थिनोकार्पी इज यूजलेस वेयर, वेयर ए, ना ना ना, पहले कॉन्सेप्ट तो लिखिए फिर एग्जाम्पल बताइएगा। वेयर, वेयर सी, वेयर एनी पार्ट ऑफ सीट, वेयर एनी पार्ट ऑफ सीट, सीट और सीट, मुझे फिर अरे कह रहा है सीट का पार्ट या पूरा सीट, एनी पार्ट ऑफ सीट और सीट और प्लेसेंटा इज एडिबल। अगर किसी भी फ्रूट का आप प्लेसेंटा खाते हो तो आप उसे पार्थिनोकार्पिक नहीं बना सकते, राइट ना, प्लेसेंटा खाते हो, राइट ना, तो ये है। तो आप मुझे फिर से बताइए पार्थिनोकार्पिक कहाँ कहाँ यूजलेस होगी। अगर आप सीड खाते होंगे तो पार्थिनोकार्पी यूजलेस है, राइट ना, सीड का कोई पार्ट खाते हो तो भी, राइट ना, और अगर प्लेसेंटा खाते होंगे तो भी यूजलेस, राइट ना। किताबों में सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पोमग्रेनेट, एक एग्जाम्पल दिया हुआ क्या, पोमग्रेनेट, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास दर्जन भर एग्जाम्पल हैं, दर्जन भर एग्जाम्पल हैं। आप लिखे फॉर एग्जाम्पल और फिर लाइन चेंज करके लिखते जाइएगा, लाइन चेंज करके लिखते जाइएगा। लिखे इन, आप लिखे इन वाटरमेलन, वाटरमेलन कॉमा वाटरमेलन कॉमा लेमन कॉमा ऑरेंजेस, ऑरेंजेस द प्लेसेंटा आर एडिबल, प्लेसेंटा आर एडिबल। अरे वो संतरे में जो रेशे दिखते हैं अंदर की तरफ जिसमें जूस भरा रहता है वो प्लेसेंटल हेयर्स हैं, वो जिसमें जूस भरा रहता है नींबू में, संतरे में, मौसमी में, वो क्या हैं, प्लेसेंटल हेयर्स। अगर आपने सीडलेस बनाया तो उसे कभी आज तक आपको कोई संतरा सीडलेस मिला हो, कोई नींबू सीडलेस मिला हो, नहीं मिला ना, नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। क्यों, जिस दिन सीडलेस नींबू बनाएंगे उस दिन नींबू में रूह जो है हेयर्स भी नहीं होंगे और वो उसे रिंड्स कहते हैं हम लोग, और वो भी नहीं होंगे, उसमें क्या होगा, जूस भी नहीं होगा, तो फिर बेकार ही नींबू बनाना। बोलिए, तो इसका मतलब ये होता है इसका मतलब ये होता है कि प्लेसेंटल हेयर्स जहाँ जहाँ भी प्लेसेंटा एडिबल होगा वहाँ सब पार्थिनोकार्पी नहीं करा सकते, राइट ना। वाटरमेलन में नहीं करा सकते और किस में, और कभी आज तक आपने वाटरमेलन, लेमन, ऑरेंजेस कभी देखे हैं क्या सीडलेस? नहीं। कभी कभी खुशी हो जाती है, एक आध पीस मिल जाता है ऑरेंजेस में सीडलेस, लेकिन अगले में 3-4 रहते हैं, नहीं, अगले में फिर 3-4 रहते हैं। तो दुख तो है खाने का, लेकिन क्या कर सकते हैं। और ये ऑरेंजेस को लेके इन्होंने बताया कि चाहते तो हमें कि सीडलेस हो जाए, लेकिन हम कर नहीं सकते, राइट ना। एक और लिखे, लाइन चेंज करिए, आप लाइन चेंज करिए, लिखे इन पोमग्रेनेट, इन पोमग्रेनेट और पोमग्रेनेट सीड कोट, और ऐसे लिखिएगा सीड कोट टेस्टा, सीड कोट टेस्टा इज एडिबल। मैं लेकिन इन पोमग्रेनेट सीड कोट ऐसे लिखिएगा, सीड कोट या टेस्टा इज एडिबल। अब बताइए, अगर आप क्या कहते हैं पोमग्रेनेट बनाएं सीडलेस तो उसमें से क्या कुछ निकलेगा? नहीं ना। क्या खाया जाता है? वो सीड का कवर है जो खाते हैं हम लोग, और खाते हैं, उसका सीड बहुत कमज़ोर होता है तो लोग उसको भी निपटा देते हैं, लेकिन आमतौर से जो है क्या कहते हैं कि वो सीड का कवर ही खाया जाता है। तो अगर अनार सीडलेस बना लीजिए तो बेकार ही हो जाएगा। चलो एक और है, एक और लिखे, आप लिखे इन पल्सेस, अरे छोड़ो, लिखो इन पल्सेस,
इन पल्सेस बोलिए, इन पल्सेस कॉटिलिडन्स आर एडिबल। वो दाल खाई जाती है, दाल सीड का ही पार्ट है। कॉटिलिडन्स आर एडिबल। क्या दालों में कभी कभी मटर की फली बनाओ सीडलेस? बोलो भाई, थोड़े बहुत कम दाने रहते हैं तो ठेले वाले से मार हो ही जाती है, और किसी दिन सीडलेस बना दे तो क्या होगा? तो आप समझिए, सोचिए। तो ये एक और लिखते हैं आप, लिखे। इन्होंने अभी किसी ने कहा था इन कोकोनट एंडोस्पर्म इज एडिबल। और एंडोस्पर्म किसका पार्ट? सीड का पार्ट। एंडोस्पर्म किसका पार्ट है? सीड का पार्ट। अच्छा एक बात बताओ, गेहूं में क्या खाते हो आप? वो गेहूं का दाना क्या है? हाँ कुछ बताया, क्या कहता था? गेहूं का दाना वो जो था वो उसे क्या कहते हैं? सीड। फिर आपने उसको ग्रेन क्यों कहा? फिर सीड ही कह के काम चलाते हैं ना आप। ये है कि मक्का, गेहूं, धान, आप इसे ग्रेन्स कहते हैं, उससे क्या कहते हैं? ग्रेन्स कहते हैं। क्लियर? लिखे नहीं, आप बता पाओगे, हम जानते हैं। लिखे हैं? नहीं, भरोसा है मुझे आप पे। अब आई एम कॉन्फिडेंट कि आप नहीं बता पाओगे, हम जानते हैं। नहीं, वो हमने इशारा भी किया कि ग्रेन्स क्यों कहते हैं, ये इशारा भी। हमने कभी गेहूं के सीड नहीं कहा, हम गेहूं का अनाज ही कहते हैं, ग्रेन्स कहते हैं। हाँ चलिए, आप कुछ ठीक बता रहे हो, राइट ना? अच्छा हुआ हमने दावत का ऑफ़र नहीं किया था। और लिखे आप आगे, तो लिखते एक लाइन लिखे, अगली लाइन से लिखेगा, अगली लाइन मतलब इसी कॉन्टिन्यूएशन में। और लिखे कि इन मेज व्हीट राइस, इन मेज व्हीट राइस, maize wheat rice, the fruit wall is fused with the seed coat. Fruit wall is fused with the seed coat. That is wheat grains are fruit. Wheat grains are fruit. फिर से बताइए, वो जो गेहूं का अनाज है वो फ्रूट है या सीड है? फ्रूट है, उसके अंदर सीड होगा ही होगा, राइट ना? लेकिन वो है क्या? फ्रूट, राइट ना? फ्रूट है। मैंने कहा क्या? ये है सीड, ये है सीड, और फ्रूट की दीवार इससे चिपकी हुई है, इसीलिए तो। वरना ज़्यादातर जैसे मटर की फली मैंने खोला तो फ्रूट वॉल अलग हो गई, सीड अलग हो गया, राइट ना? हर जगह ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, गेहूं में ऐसा नहीं था, तो हो गया। तो गेहूं का जो अनाज है वो सीड है या फ्रूट है? फ्रूट, राइट ना? कॉल्ड लिख लेते हैं, कॉल्ड कैरियोप्सिस फ्रूट, कॉल्ड कैरियोप्सिस फ्रूट, कॉल्ड कैरियोप्सिस फ्रूट। तो अगर आपसे पूछा जाए गेहूं का जो दाना है वो फ्रूट है या सीड है? फ्रूट है, और उसका नाम क्या है? कैरियोप्सिस फ्रूट। क्या नाम है? कैरियोप्सिस फ्रूट है। बढ़ाइए बात को आगे। तो एक आपको लगता नहीं आपने 1 दर्जन नाम लिख लिए हैं जिनमें पार्थिनोकार्पी ठीक नहीं है। एक बात बताइए, गेहूं में पार्थिनोकार्पी करा देंगे तो कुछ होगा क्या? कुछ हमें मिलेगा ही नहीं, राइट ना? चोकर मिलेगा। बोलो भाई, बाकी तो जो आटा मेनली तो क्या था? सीड का पार्ट था। तो मैंने आपसे कहा पोमग्रेनेट में, एक और लिखे आगे, और लिखे, और लीची में क्या खाते हैं? आप लिखे इन लीची द सीड इंटेगुमेंट is edible.
Seed integument is edible. Seed integument is edible. Edible. Called aryl. Called aryl and aryloid. Called aryl and aryloid. क्या कहते हैं? एरिल और एरिलोट कहते हैं. बोलिए. कॉल्ड एरिल एंड एरिलोट कहते हैं. कॉल्ड एरिल एंड एरिलोट कहते हैं. क्लियर है? कोई डाउट? तो एरिल और एरिल. तो लीची में पार्थिनोकार्पी कराना उचित नहीं है. पोमग्रेनेट में नहीं हो सकता, मक्का में नहीं हो सकता, गेहूं में नहीं हो सकता, वाटरमेलन में नहीं हो सकता, नींबू संतरा में भी नहीं हो सकता. ओके ना. कोकोनट में भी नहीं हो सकता. कोकोनट में अगर मान लीजिए हम पार्थिनोकार्पी करा दें तो हमें मिलेगा क्या? वाइट वाला क्या, काला वाला भी गायब हो जाएगा. अंदर का जो पार्ट है पूरा. नारियल का गोला मैंने कहा था सीड है. वो जो नारियल का वो जो हम पूरा लाते हैं और मंदिर में फोड़ते हैं वो तो फ्रूट था. लेकिन उसके बाद जो हम मेवा मसाला ले आते हैं वो नारियल गरी का गोला जिसे आप कहते हैं वो क्या है? सीड है. उस पर जो काला काला कवर है सीड कोट, जो अंदर वाइट वाला है वो दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. जो लिक्विड वाला है वो भी एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है. और चलिए बात यहीं से फिर से की जाए. तो आपने कहा ये ओवरी है और इसके अंदर ये ओव्यूल है. बात ओव्यूल की जाए ना, तो अगली लाइन से लिखिए, हेडिंग डाल के लिखिएगा ओव्यूल. और ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम. ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम. ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजियम. और मेगास्पोरेंजियम तो अनदर नेम ऑफ ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम है दूसरा नाम और ये ओव्यूल का मेगास्पोरेंजियम है. और ओव्यूल के बारे में पहले मैं आपको बताऊं कि ये मैंने एक ओव्यूल बनाया. ये ओव्यूल है और ये ओव्यूल है. ये इसका इंटेगुमेंट है. और कॉपी के बीचों बीच बनाइएगा. जो मुझे कहना है वो यहीं कह डालेंगे. ये इंटेगुमेंट, ये क्या है? इंटेगुमेंट. इसका इंटेगुमेंट. तो इंटेगुमेंट के बारे में आप लिखिएगा. पहली बात तो लिखिए वेरी हार्ड. बहुत हार्ड होता है. वेरी हार्ड ड्यू टू स्क्लेरिट्स. ये क्लास 11 में लिखाया ड्यू टू स्क्लेरिट्स. मैंने कहा वो नारियल इतना हार्ड है, वो लकड़ी है या स्क्लेरिट्स हैं? स्क्लेरिट्स. तो वो स्क्लेरिट्स की वजह से. दूसरा पॉइंट आप लिखें कि और विल मैच्योर इनटू सीड कोट. विल मैच्योर इनटू सीड कोट. और यही बाद में क्या हो जाएगा? सीड कोट बनाएगा. सीड कोट बनाएगा. और ये है तीसरी एक पॉइंट और, ये इंटेगुमेंट है और ये है आप लिखे इन 2 लेयर्स. और ये 2 परतों में होता है. एंड इन 2 लेयर्स. जिसे इंटेगुमेंट कहते हैं उसी को सीड कोट कह सकते हैं. और ये कितने लेयर्स में है? 2 लेयर. आपको 2 लेयर्स कुछ अंदाज़ा हो रहा है क्या आपको? अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था सीड कोट, फिर आगे लिखा है टेस्टा. टेस्टा. Actually, the outer seed coat is called testa, inner is called tegumen. Inner is called tegumen. तो मुझे लगता है कि 2 तरह का होता है. तो आपने लिखा it is 2 layered और डैश करके उसी में लिख लेते हैं outer testa and inner tegumen. Inner tegumen और inner tegumen. एक बात बता देते हैं, पोमग्रेनेट में खाया क्या था? टेस्टा खाया था. और हल्का सा बीज अंदर कुरकुरा सा मिलता है तो वो क्या था? टेगमेन. और उसके अंदर जो कुछ भी रहा होगा, राइट ने,
यहाँ पे एक और है, और सबसे ज़्यादा तो मज़ेदार ये था, क्या आप कभी डेट्स का, खजूर का बीज खा के देखिए, खजूर का बीज खा के देखिए, आप कहोगे दांत निपट जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो टूटेगा नहीं। कभी खा के देखिए, कभी ट्राई करके देखिए। और ये था, तो ये दिस इज़ फ्यूनिकल, ये क्या कहा जाता है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल अगर कोई पूछे तो क्या है, और फ्यूनिकल अगर कोई पूछे तो क्या कहोगे आप? तो आप लिख लेते हैं, फ्यूनिकल के बारे में लिखिएगा स्टॉक। स्टॉक ये उसका स्टॉक है, राइट ना, ये उसका क्या है? स्टॉक। और ये है, और ये जो है दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, ये ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। और ये एरिया दिस इज कॉल्ड चैलेजा, दिस इज कॉल्ड चैलेजा। ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड चैलेजा। और ये जो दोनों का ज्वाइंट है, फ्यूनिकल और चैलेजा का, उसके स्टॉक और जो इस पे लगा हुआ ये सीड है, तो द ज्वाइंट इज कॉल्ड हाइलम। तो द ज्वाइंट इज कॉल्ड हाइलम। और मुझे लगता है 2020 में पूछा गया व्हाट इज़ हाइलम, हाइलम क्या है बोलिए, तो आप कहोगे कि इट इज़, और क्या है ये, इट इज़ ज्वाइंट बिटवीन, किसके किसके बीच का ज्वाइंट, और चैलेजा एंड, और किसके बीच, एंड फ्यूनिकल के बीच का ज्वाइंट है चैलेजा। एक बात बताइए, आपने कहा ये सीड बहुत हार्ड है ड्यू टू स्क्लेरस, क्या इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते क्या? लिखिएगा यहाँ एक लाइन आप लिखिएगा, द जाइलम इज प्रेजेंट, द जाइलम इज प्रेजेंट इन फ्यूनिकल, फ्यूनिकल में जाइलम पाया जाता, द जाइलम इज प्रेजेंट इन फ्यूनिकल, और एंड मे extend up to integument, and may extend up to integument, और up to integument कह रहे हैं, integument तक extend हो सकता है, और called raphe कहते हैं उसको, called raphe, और उसे RAPHE राफे कहते हैं, कॉल्ड राफे। और आगे लिखिएगा इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल डेट्स। तो खजूर का बीज इतना हार्ड क्यों था? ड्यू टू द राफे। और उसमें आमतौर से सब में जाइलम यहीं तक होता है, लेकिन खजूर के बीज में जाइलम कहाँ तक चला जाता है? इंटेगुमेंट। इसीलिए इंटेगुमेंट कुछ ज़्यादा हार्ड है उसका, राइट ना। वैसे हार्ड तो मैंने इंटेगुमेंट कई का देखा, जैसे चने का जो बीज का सीड कोट है वो बहुत हार्ड है, वो बहुत है, यहाँ तक हार्ड है कि जब हम चना भुना हुआ खाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको हटा ही दें, वरना पता चले कि गला चीरता हुआ चला जाए, और तो इस वजह से हमने उसको हटा दिया था, बहुत हार्ड था। क्लियर? जानवरों को कभी कभी हम खिलाते हैं तो भिगा के खिलाते हैं, क्यों? जानते हैं कि ऐसा ना हो कि उनका भी जो है बक्कल कैविटी और इस तरह की जो है मुंह की सेल से डैमेज हो जाए। और ये था, तो ये तो था, और ये है। इसके अलावा आप इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या, न्यूसेलस भरा हुआ, इसके अंदर न्यूसेलस है। तो आप लिख लेते हैं ओव्यूल इज फिल्ड बाई मास ऑफ डिप्लॉयड सेल्स, ovule is filled by mass of diploid cells. Ovules is filled by mass of diploid cells. Diploid cells का मास अंदर भरा हुआ है, called nucellus. Called nucellus. Called nucellus. क्वेश्चन बताएंगे आप हमें? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर,
एंथर में दे, याद करिए, माइक्रोस्पोरेंजियम में सेंट्रली लोकेटेड ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल्स को क्या कहते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या कहा था? स्पोरोजीनस टिश्यू कहा था। ये बताइए, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर सेंट्रली लोकेटेड डिप्लॉयड टिश्यू के ग्रुप को क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहते हैं, राइट ना। अभी एक सवाल और बचा है इस पे, एक क्वेश्चन अभी और बचा है, वो भी पूछना है, लेकिन आप लिखे उसे क्या कहते हैं? न्यूसेलस। न्यूसेलस विच इज, उसी में बढ़ा लेते, विच इज स्टेराइल टिश्यू, which is a sterile tissue, which is a sterile tissue। कैसा टिश्यू है? स्टेराइल टिश्यू है। फिर से बताइए कि the centrally located tissue of diploid cells in microsporangium is sporogenous tissue, in megasporangium is nucellus, in microsporangium is fertile cells एंड अंडरगोइंग मियोसिस। और क्या करते हैं? उन्हीं को आपने पॉलन मदर सेल्स कहा था। यहाँ कैसी सेल्स हैं? एक्सरेज है, एक्सेप्ट वन सेल। आगे बढ़ाइए, एक्सेप्ट वन सेल, एक सेल को छोड़ के, राइट ना। तो एक एक्सेप्ट वन सेल। तो एक सवाल फिर पूछ दें, माइक्रोस्पोरेंजियम में फर्टाइल सेल्स की संख्या मेनी, यहाँ फर्टाइल सेल्स की संख्या एक सेल और इस तरह से। तो ये एक सेल है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक सेल है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर एक फर्टाइल सेल, मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर मेनी फर्टाइल सेल्स, ओके ना। और मैंने एक बार कहा भी था कि पॉलन ग्रेन्स हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ओव्यूल्स ट्रांसपोर्ट नहीं होते, राइट ना। एक्सेप्ट वन सेल called megaspore mother cell, called megaspore mother cell। क्या कहते हैं उसे? megaspore mother cell, mega cell। How many pollen mother cells in microsporangium? Many। How many megaspore mother cells in one? एक बात, megaspore mother cell क्या कहते हैं? आगे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, which will undergo meiosis। क्या करेगा? ये मियोसिस करेगा। आगे अब मुझे बीच बीच में सवाल पूछने दीजिए। तो मैंने पूछा, एक बात बताइए, एंथर के अंदर कितनी सेल्स मियोसिस कर रही थी? मेनी। एक बात बताइए, ओव्यूल के अंदर कितनी सेल्स मियोसिस कर रही हैं? एक सेल। कितनी? एक सेल। तो इसका मैंने एक दिन सवाल आपसे पूछा था, मुझे मियोसिस स्टडी करना है, मैं एंथर लूँ कि ओव्यूल लूँ? एंथर लो, क्योंकि वहाँ कई कर रहे हैं, कोई तो मिल ही जाएगा करता हुआ। ऐसा ना हो जाए कि यहाँ एक सेल है, जब हम शुरू करें सुबह लेट के सो के उठे, पता चला तब तक मियोसिस हो चुकी थी, ऐसा भी हो सकता है। तो मियोसिस और क्या कहते हैं कि जो है मियोसिस स्टडी करने के, हम जब MSc कर रहे थे तो सेल डिवीज़न की स्लाइड बनानी पड़ती थी। 42 बच्चों का बैच था, उसमें से अकेला मैंने माइटोसिस की स्लाइड बनाई थी, बाकी 41 की भी मैंने बनाई थी। सबकी मैंने बनाई थी, क्योंकि माइटोसिस स्टडी की जाती है रूट टिप पे, और स्टडी करने का सूटेबल टाइम है 9:30 to 10:30। अब जैसे आप लोअर क्लास में थे तो 5 ही बजे सुबह उठ जाते थे, क्लास 8th में पहुँचे तो 6:30 बजे उठने लगे, क्लास 10th में पहुँचे तो 7 बजे उठने लगे। आजकल तो 7:45 पे उठते हैं और भागते हुए स्कूल जाते हैं। नहीं? अच्छा, BSc करोगे तो कब उठोगे? टाइम बढ़ ही जा रहा है। अरे यूनिवर्सिटी वगैरह में पहला लेक्चर सबका छूट जाता है। पहला लेक्चर टीचर अटेंडेंस लगा देता है और ना पढ़ाता है ना कोई पढ़ता है। कहा माँ, हम उस पीरियड को कहते थे पढ़ा लिखा माना जाए, पढ़ा लिखा माना जाए। इसका मतलब पढ़ाया नहीं जाएगा, ना पढ़ना है, उसे पढ़ा लिखा
मान लिया जाता था। और अगर एमएससी करने लगेंगे, आप कहोगे एक आध हफ्ते में एक आध दिन जाएंगे, नहीं, जिस दिन 4 बजे से पहले दिन में उठ जाएंगे उस दिन चले जाएंगे। तो अब मैं एमएससी की बात कर रहा हूँ, 9:30 बजे तो कोई आने वाला नहीं था। अच्छा, मैं लैब के बगल में ही मेरा हॉस्टल था, चाबी दे जाते थे सर कि हम जानते हैं तुम सुबह उठ के यहीं आओगे, तो ऐसा ऐसा। अच्छा, वहाँ गैस वगैरह रहती थी, सब कुछ रहती थी, खाली आधा पैकेट दूध लेके जाना रहता था, वहीं सब बनाओ, और बहुत सारी चीज़ें लैब में अवेलेबल रहती थी। कभी कभी तो कुछ टीचर्स के लिए स्नैक्स वगैरह भी रखा रहता था। जब हमने खोल ही दिया लैब, तो आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो 9:30 पे। और ये फिर से बताइए, अगर मुझे पढ़ना हो मियोसिस तो मैं क्या लूँ? एंथर इज़ बेटर बिकॉज मेनी सेल्स आर गोइंग और मियोसिस। एक बात बताइए, मेगा स्पोर मदर सेल को आप नाम क्या दोगे? मायोसाइट। जो सेल मियोसिस करे उसे क्या कहते हैं? मायोसाइट कहते हैं, ठीक है ना। और ये था, चलिए, तो ये ओव्यूल। अब मैं एक फ्रेश पेज पे फिर से बनाता हूँ, फ्रेश पेज पे फिर से बनाता हूँ। और ये है ओव्यूल, ये है ओव्यूल, ये ओव्यूल, ये है न्यूसेलस, न्यूसेलस, अरे प्लीज़। और ये एक सेल है विच बिकम्स प्रोमिनेंट एंड विल अंडरगो मियोसिस, दिस इज कॉल्ड मेगा स्पोर मदर सेल। और मैंने कहा था ब्रैकेट में लिखिएगा 2n, ब्रैकेट में लिखिएगा 2n। एक बात बताइए, इंटेगुमेंट कैसा होता है? 2n। अरे भाई, सब स्पोरोफाइट है तो कैसा होगा? 2n। एक बात बताइए, न्यूसेलस कैसा है? 2n। एक बात बताओ, न्यूसेलस का होगा क्या? इट विल बी कंज्यूम्ड। और ये आप कहोगे अच्छा वैसे ही टेपिटम, तो आपसे एक सवाल और बनता है कि द न्यूट्रेटिव टिश्यू इन माइक्रोस्पोरेंजियम इज 4n, द न्यूट्रेटिव टिश्यू इन मेगास्पोरेंजियम इज 2n। मेगास्पोरेंजियम में न्यूट्रेटिव टिश्यू क्या? 2n। हाउ मेनी सेल्स आर फर्टाइल? 1 सेल। हाउ मेनी सेल्स आर फर्टाइल? 1 सेल, राइट ना। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले बना लिया फिगर? नहीं बनाया ना। तो इस बात को आगे बढ़ाने से पहले आप लिख लेते हो, ओव्यूल्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। ओव्यूल्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। ओव्यूल्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। आप मेनली अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैंने एग्जैक्टली नहीं कहा 2 तरह के होते हैं, एग्जैक्टली नहीं कहा, मैंने क्या कहा? मेनली। इसका मतलब हो सकता है किसी किताब में आपको लिखा रहे कि ओव्यूल्स आर ऑफ 4 टाइप्स, हो सकता है किसी किताब में लिखा मिल जाए ओव्यूल्स आर ऑफ 6 टाइप्स। तो आप बहुत चिंता न करिएगा, फिर कह दीजिएगा मेनली 2 ही तरह के तो होते हैं, मेनली 2 ही तरह के होते हैं, राइट ना। ओव्यूल्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। जरा साइड बाय साइड फिगर बना के बताइएगा। एक ओव्यूल ये है, एक ओव्यूल ये है, और ये इसका माइक्रोफाइल, ये इसका चैलेजा, और ये इसका फ्यूनिकल। और ये देखिए, द फ्यूनिकल, चैलेजा एंड माइक्रोफाइल आर इन स्ट्रेट लाइन, सब स्ट्रेट लाइन पे हैं, बिल्कुल एकदम सीधा सा। देन इट इज कॉल्ड आर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या कहते हैं? आर्थो। और देखते ये एक ओव्यूल है, ये एक ओव्यूल है, और ये देखिए इसका, एंड देन आप कहोगे ये तो 180 डिग्री रोटेट कर गया, पूरा का पूरा क्या हो गया? रोटेट कर गया। देखिए है स्ट्रेट लाइन में नहीं है, लेकिन है उसी एक्सिस पर। बोलिए है उसी, जब उसी एक्सिस पे होगा तो कितने का एंगल बनाया होगा? 180 डिग्री। कितने का? 180 डिग्री का एंगल। और अगर उसी पॉइंट पे पहुंच जाता 360 डिग्री, 360 डिग्री का एंगल। तो ये वाला ओव्यूल, दिस इज कॉल्ड आर्थोट्रोपस, आर्थोट्रोपस ओव्यूल। और ये वाला कहा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल,
एनाट्रोपस ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये आर्थोट्रोपस और ये क्या है, एनाट्रोपस। दोनों साइड बाई साइड बना लिया। लिखना हो तो क्या लिख देंगे, लिखना हो तो यहाँ आप लिखिएगा कि फ्यूनिकल कॉमा चैलेजा कॉमा माइक्रोपाइल और चैलेजा कॉमा माइक्रोपाइल, चैलेजा कॉमा माइक्रोपाइल और क्या, माइक्रोपाइल आर एट, माइक्रोपाइल आर एट सॉरी आर इन स्ट्रेट लाइन, आर इन स्ट्रेट लाइन। कैसे हैं ये, आर इन स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन में हैं, तो दे आर इन स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन में है। और तो स्ट्रेट लाइन में बोलिए, तो इन स्ट्रेट लाइन। और यहाँ क्या लिखेंगे, चैलेजा एंड माइक्रोपाइल एट 180 डिग्री, चैलेजा एंड माइक्रोपाइल एट 180 डिग्री, चैलेजा एंड माइक्रोपाइल एट 180 डिग्री और 180 डिग्री, बोलिए 180 डिग्री, 180 डिग्री बोलिए भाई, 180 डिग्री पे हैं टू किसके, फ्यूनिकल, 180 डिग्री टू फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के 180 डिग्री पर हैं। क्लियर है। आप इम्पॉर्टेंट बात यह है, वहाँ पे फिर से लिखिएगा, इट इज़ ए प्रिमिटिव टाइप, आर्थोट्रोपस में लिखेगा इट इज़ प्रिमिटिव टाइप, इट इज़ ए प्रिमिटिव टाइप। और ये कैसा है, प्रिमिटिव टाइप। ओके, इट इज़ ए प्रिमिटिव टाइप। तो ये प्रिमिटिव टाइप का है और इसके बारे में लिखेगा एडवांस टाइप का, इसके बारे में लिखेगा एडवांस टाइप का। कैसा है, एडवांस टाइप का है। कोई एग्जाम्पल बता देते, इसमें लिखेगा एग्जाम्पल साइकस, आर्थो में लिखेगा एग्जाम्पल साइकस, इसका एग्जाम्पल लिखेगा पाइनस और लिखेगा मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एनाट्रोपस का मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स और ज़्यादातर क्या, एंजियोस्पर्म्स एंड मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स और ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स इसका एग्जाम्पल हैं। ओके, तो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स इसी के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है ना। तो ऑब्वियस होता है। फिर से मैं अपनी उस स्ट्रक्चर पे आता हूँ और उस स्ट्रक्चर पे आता हूँ। अब बात क्या करनी है मुझे ये बता देते हैं, बात क्या करनी है। आप कहोगे मेगास्पोर मदर सेल की मियोसिस कराइए, बोलिए मेगास्पोर मदर सेल की क्या कराएं, मियोसिस कराएं। तो अगली लाइन से लिखिए, द एमएमसी अंडरगोज मियोसिस, द एमएमसी अंडरगोज मियोसिस। क्या करेगा बोलिए, ये द एमएमसी अंडरगोज मियोसिस, ये मियोसिस करेगा। एंड पहले फिगर बना लें फिर उसके बाद लिखें, बोलिए। तो पहले फिगर बनाते हैं अगले पेज पे कि एमएमसी कैसे करेगा, राइट ना। तो ये आपने कहा, ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने क्या बनाया, न्यूसेलस, ये मैंने क्या बनाया, न्यूसेलस। और याद रखिएगा ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये मैंने न्यूसेलस बनाया। आप कहोगे आपने पूरी फिगर क्यों नहीं बनाया, क्या बार बार बनाए। और ये क्या है, न्यूसेलस, न्यूसेलस। जब ये मियोसिस करेगा तो क्या करेगा भाई, मियोसिस के बाद कितनी सेल्स बनती हैं, 4 सेल्स,
4 सेल्स। आप कहोगे अच्छा तो ये क्या है, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में कुल कितनी सेल्स बन गई, 4 सेल्स। 1 2 3 4 सेल्स। कितनी बन गई, 4। चारों कैसे हैं, हैप्लॉइड्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं। तो आप लिखोगे 4 हैप्लॉइड सेल्स। आप कहोगे हैप्लॉइड सेल क्यों कह रहे हैं, आप मेगा स्पोर कहिए, राइट ना। मेगा स्पोर इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये वाला डीजनरेट कर गया, ये डीजनरेट कर गया, ये डीजनरेट कर गया, एक ही तो फंक्शनल है। तो जो फंक्शनल बचा हुआ है उसी को क्या कहूँगा, मेगा स्पोर। जो फंक्शनल बचा हुआ है उसी को क्या कहूँगा, मेगा स्पोर। बोलिए, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज मेगा स्पोर। कोई डाउट है आपको क्या, इट इज कॉल्ड मेगा स्पोर, मेगा स्पोर। तो दीज आर द 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं, और इसके बाद 3 डीजनरेट कर गए, तो बचे कितने ये बता देते हैं। आप कहोगे बचा तो एक ही है, और जो बचा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मेगा स्पोर कह रहे हैं, और मेगा स्पोर कह रहे हैं। ये मेगा स्पोर क्या करेगा, एक काम करते हैं, थोड़ा माइक्रो स्पोर याद कर लेते क्या हुआ था। जब ये 4 माइक्रो स्पोर बने थे, चारों फंक्शनल थे। यहाँ 4 मेगा स्पोर्स बने, एक फंक्शनल, और 3 डीजनरेट कर गए। ओके, एक बात। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है, माइक्रो स्पोर ने क्या किया था, 2 बार माइटोसिस करके 3 सेल का मेल गैमीटोफाइट बनाया था और कहा रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। बल्कि एक बार पॉलिनेशन से पहले, एक बार पॉलिनेशन के बाद, एक बार स्टिग्मा पे, एक बार एंथर के अंदर। इनका क्या हाल है, ये क्या करेंगे, दे विल अंडरगो 3 माइटोटिक डिविजन्स, 3 माइटोटिक डिविजन्स करेंगे, यहीं अंदर ही अंदर न्यूक्लियस में ही करेंगे। ये कोई बाहर जाके नहीं करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि इनका तो फर्टिलाइजेशन आके यही होगा, राइट ना, फर्टिलाइजेशन यही होगा। तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं, और लिख लेते हैं 3 माइटोटिक डिविजन्स, 3 माइटोटिक डिविजन्स, और 3 माइटोटिक डिविजन्स करने के बाद ये रेडी हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। एक सवाल और पूछते हैं, जल्दी से बताइए, ड्यूरिंग मेल गैमीटोजेनेसिस हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आफ्टर मियोसिस एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन, 2, and in female gametogenesis how many mitotic divisions, 3। और अगर मैं पूछ दूं कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म्स हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आफ्टर मियोसिस एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन, 5 कैसे, 2 प्लस 3, यानी अगर मेल गैमीटोजेनेसिस पूछें तो 2, फीमेल गैमीटोजेनेसिस पूछें तो 3। ओके ना, तो ये 3 है। और इस तरह से मुझे लगता है कि आपको लिखना होगा, राइट ना, कि आफ्टर मियोसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। जो आपने फिगर बना लिया, जो फिगर बना लिया वो लिखना भी तो है। आफ्टर मियोसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। कितनी हैप्लॉइड सेल्स बनी हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म, और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनी हैं, इन विच 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड इन विच, और क्या हुआ बोलिए, द और तो आप कहोगे कि द 3 are degenerated and only 1 is functional. The 3 are degenerated and only 1 are functional. और 3 डीजेनरेट कर गए और एक ही है क्या, फंक्शन, एंड 3 आर degenerated and only 1 is functional, called megaspore, called megaspore, मेगास्पोर कहते हैं। और उसके बाद अगली लाइन से लिखे, द मेगास्पोर
The megaspore undergoes three successive mitotic division. Three successive mitotic divisions. Forming seven-celled structure. Called a female gametophyte. अभी तो मैं जनरल नाम लूँगा. Called female gametophyte और embryo sac. तो आपसे तो पूछा जाएगा ना कि ये बताइए कि एंजियोस्पर्म्स में फीमेल गैमीटोफाइट का क्या नाम है? एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रोइड नहीं, एम्ब्रियो सैक. शब्द बड़े स्पेसिफिक हैं. एम्ब्रोइड कह देंगे कुछ और हो जाएगा. तो देन इट इज एम्ब्रियो सैक कहते हैं. दिस हाउ मेनी सेल्स आर देयर? 7 सेल. एक बात बताइए, मेल गैमीटोफाइट कितने सेल का था? 3 सेल. मेल गैमीटोफाइट कितने सेल का था? 3 सेल था. क्या मैंने इससे पहले आपको ये नहीं लिखा है कि एंजियोस्पर्म में द गैमीटोफाइट इज ए स्मॉल साइज फ्यू सेल्ड एंड टोटली डिपेंडेंट? तो फ्यू सेल्ड होता है, हमने ये बात पहले कही है. तो अब मैं आपसे पूछूंगा, फ्यू सेल्ड में अगर नंबर बता देते तो ठीक था. द मेल गैमीटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म 3 सेल. द फीमेल गैमीटोफाइट 7 सेल. ओके ना? तो ये बना लेगा और इस तरह से क्लियर है. और ये था. और आगे अगली लाइन से लिखे, since a 7-celled embryo sac is developed from single megaspore. 4 बने थे, 3 डीजनरेट कर गए थे ना. और कितने बने? आपने कहा 7-celled embryo sac is formed from single megaspore. किससे बना था? Single megaspore. So-called monosporic embryo sac. So-called monosporic embryo sac. So-called monosporic embryo sac. क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, राइट ना? विच इज मोस्ट कॉमन studied in Calotropis and Polygonum. किसमें? Polygonum. often called Polygonum type. इसको अक्सर उसी प्लांट के नाम पे क्या कह देते हैं? पॉलीगोनम टाइप. किसमें स्टडी किया था? पॉलीगोनम. तो नाम ही उसका क्या रख दिया? पॉलीगोनम. तो आपसे पूछा जाएगा पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक मोनोस्पोरिक है कि बाइस्पोरिक है? मोनोस्पोरिक. कितने सेल का है? 7 सेल. एक्चुअली एक बात बताइए, आपने कहा ये डीजनरेट कर गया, ये कर गया, ये कर गया, ये फंक्शनल. कितना स्पोर फंक्शनल है? 1. यही डिवाइड करके क्या बनाएगा? 7 सेल का एम्ब्रियो सैक बना. 7 सेल का एम्ब्रियो सैक बनाएगा. कोई डाउट? 7 सेल का एम्ब्रियो सैक बनाएगा. ठीक कह रहे ना? लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता 2 फंक्शनल होते और ये डिवाइड करके 7 सेल का एम्ब्रियो सैक बनाते तो बाइस्पोरिक हो जाता. और कहीं चारों फंक्शनल होते तो टेट्रास्पोरिक हो जाता. क्लियर? ठीक है. तो अगली लाइन से ये बात लिखनी होगी. लेके पी माहेश्वरी. जल्दी जल्दी लिखिए, आज मुझे जल्दी छोड़ना है.
नहीं एक्चुअली मैं आज मैं कहीं बाहर गया हुआ था सुबह सुबह, अभी शाम को मुझे लगता है 5:45 पे लौट के आया। तो एक बार तो मैं मैसेज कर चुका था कि मैं आज क्लास नहीं ले पाऊँगा। फिर लोगों ने कहा नहीं बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो मैंने कहा अच्छा चलो हैं बता देते हैं। हाँ बेटा हम जानते हैं, तुम पहुँचते तो 8:30 बजे ही घर, इसीलिए तो मैंने ये आपको मौका नहीं दिया। लेकिन मुझे जल्दी छोड़ना है, ठीक है? हैं नहीं जल्दी का मतलब 2-3 मिनट पहले जल्दी हैं। कल किस चीज़ का एग्ज़ाम, किस सब्जेक्ट का? पीएड का? कैसी बात, पीएड के एग्ज़ाम को इतना सीरियसली किसी ने आज हैं? पेंटिंग का है? नहीं पेंटिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है तो कौन पीएड कोई सब्जेक्ट है हैं? बुक के मोटे हाँ सुनिए, पी माहेश्वरी स्टडीड दैट 16 टाइप्स ऑफ 16 तरह के 16 टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म्स। 16 टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म्स। फॉर एग्जाम्पल तो लिख ही लीजिए। फॉर एग्जाम्पल पहला लिख लेते हैं पॉलीगोनम टाइप। पहला लिख लेते हैं पॉलीगोनम टाइप डैश करके लिख लेते हैं मोनोस्पोरिक। कैसा है? ऐसा है, यही तो मैं आपको बता रहा था। दूसरा लिख लेते और लिख लेते ऑनियन टाइप और लिखिए बाइस्पोरिक है ऑनियन टाइप। जल्दी से बताइए, ऑनियन में जब मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करती है तो 4 सेल्स बनती हैं। हाउ मेनी आर फंक्शनल? 2। हाउ मेनी आर डिजेनरेटेड? 2 आर डिजेनरेटेड एंड 2 आर फंक्शनल। चलिए तीसरा लिखते हैं और तीसरा लिखे फ्रीटिलेरिया टाइप। ये भी एक प्लांट है। फ्रीटिलेरिया टाइप। टेट्रास्पोरिक। All 4 megaspores are functional. Okay? All 4 megaspores are functional. राइट ना? हमें लगता है हम लोग अगले टर्न पे यहीं से शुरू करेंगे। 7 सेल का एम्ब्रियो सैक।